दोस्तों, आज के इस रूबरू सेशन में हम एक कैजुअल डिस्कशन करते हैं विट्ठल शिंदे जी के साथ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं। विट्ठल जी को मैं जानता हूं, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए होंगे। ये हमारे एक ट्रेनिंग सेशन में आए तब मैंने उनको वहां से जाना है और वहां से आज तक मैंने उनका एक पूरा जर्नी देखा है, ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का। काफी सेगमेंट्स में, काफी इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने कैसे कैसे वो काम किया है, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की है और कैसा उनका ओवरऑल जर्नी रहा है, ये सब मैंने एक तरह से विटनेस किया है। तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं ना जहां पे मैंने देखा है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा काम किया है, उनमें से एक ये है। और कैसा है कि जब वो आए थे तब इट वाज लाइक उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे पता नहीं था, वहां से उनकी शुरुआत हुई है। तो एक तरह से है कि ये काफी एक इंस्पायरिंग जर्नी है कि जो लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अच्छा काम करना चाहते हैं, काफी कुछ है जो इनसे सीखने के लिए है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है कि ये काफी सेगमेंट्स में काम करते हैं, फ्यूचर्स में करते हैं, कैश स्टॉक्स में करते हैं। हर टाइम कुछ आइडियाज होते हैं जो वो डिस्कस करते हैं। जो सब्जेक्ट का उनका जो डेप्थ है, पॉइंट एंड फिगर ले लो, रैंको ले लो, नॉइजलेस चार्ट्स ले लो, इन जनरल टेक्निकल एनालिसिस ले लो, या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ओवरऑल ले लो, वो बहुत अच्छा है। वो जब एक फ्लो में डिस्कशन करते हैं तो वो एक उसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। और उनके ये जो प्रैक्टिकल लाइव ट्रेड्स हैं, वो डिफाइनेज में भी मतलब ट्रेनिंग सेशंस वो करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और वो सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां पे वो काफी अच्छे चार्ट्स, अच्छे स्टडीज शेयर करते हैं। तो इनके जो ट्रेडिंग के पैटर्न्स है, उनकी जो ट्रेडिंग है, ये नेस्ट में या जो ऑनलाइन मार्केट पाठशाला है वहां पे या कॉन्फ्रेंस में लोगों ने इनको देखा है लाइव, प्रैक्टिकली ये सब करते हुए, और हमने तो बहुत क्लोजली देखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा है ना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे तो रूबरू में बहुत सारा बात करते हैं, वो हम लोग अभी भी कुछ स्ट्रेटेजीज को जरूर टच करेंगे, लेकिन इन जनरल इनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि ये सब ये एग्जीक्यूट करते कैसे। तो वेलकम विट्ठल जी, अच्छा है कि आज ये डिस्कशन आपने प्लान किया है। थैंक यू सर। पहली बात तो इतनी तारीफ जो मैं अभी सुन रहा हूँ अपनी खुद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम रियली मीन्स वेरी थैंकफुल एंड माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई मेंटर्स, क्योंकि जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है। जब मैं यहाँ 2016 में पहली बार आया था तो शायद ही मुझे कुछ पता था टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक के कुछ प्राइस पैटर्न्स को जो बेसिक सब जानते हैं, कप एंड हैंडल या वो हेड एंड शोल्डर, बट उसको करना क्या है, उसके साथ ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करे, उसको ट्रेड में रहे कैसे, टारगेट कैसे डिसाइड करे, या कोई ऐसा एग्जिट का कोई मेथड कैसे वहां से हम इम्प्लीमेंट करें, वो सब कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं था। और एक था कि मैं नौकरी जो करता था वो मल्टीनेशनल कंपनी में मैं काम करता था। तो फॉर्चुनेटली एक जापानीज कंपनी में मैंने काफी अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा मैंने एक जापानीज कंपनी में बिताया है। तो जापानीज लोगों से एक ही सीखा मैंने कि हर चीज प्रोसेस ड्रिवन होती है। कोई भी चीज, जैसे कि सिंपल चीज होती है ना, छुट्टी अप्लाई करना, उसके लिए एक प्रोसीजर होता था। या तुम मान लो कुछ जेब से खर्च करते हो तो वो पैसे को क्लेम करते हैं कंपनी में, रीइंबर्समेंट क्लेम करना, या जो भी कुछ होता था, तो सारी चीज के लिए प्रोसीजर होती थी। और सब कुछ प्रोसीजर से होता था, तो वो प्रोसीजर ब्लड में आ गया था कि हाँ, एसओपी काम करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस जो होती है। और जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जब आया था, तो आपका सेमिनार शुरू होने के पहले आधे घंटे में आपने ऑब्जेक्टिव प्रोसेस मतलब ये जो शब्द जो मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ, वो शब्द मैं सुनने के बाद आधे घंटे में मैं सरेंडर हो गया था, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन नहीं था यहाँ। मुझे पहले यहाँ आने के पहले लगता था कि लोगों को कुछ तो पता है, तभी तो उनको पता है कि ये चलने वाला है या यहाँ तक जाएगा। देख तेरे, मैंने बोला था ना, ये ले अभी ये उड़ने वाला है, ये होने वाला है। मतलब मुझे सच में वो बिलीव हो गया था कि ऐसा कुछ तो है जो हम मुझे पता करना है। यहाँ आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये तो अनसर्टन है सारा चीज। इस अनसर्टनटी को रियलिटी बनाओ, इसको एक्सेप्ट करो, तभी तुमको कुछ आगे जाने के लिए एक मेथड को ढूंढने का एक कुछ आइडिया आ जाएगा। तो फिर वहां मेरा बिलीफ जब सेट हो गया कि nobody knows about anything what will happen tomorrow, and
इट इज अनसर्टन, तो मैं आज कुछ ट्रेड लेता भी हूं तो मुझे मालूम है इसका स्टॉप लॉस होने वाला है कल, तो ये अनसर्टन है, या वो प्रॉफिट होने वाला है कल, ये अनसर्टन है। बट इस अनसर्टेनिटी को डील करने का अभी मेथड सीखने के बाद मेरा ट्रेडिंग में जो था ना स्ट्रेस, वो चला गया है। मेरा एग्जीक्यूशन अभी मैं स्कैनर देख के करता हूँ, या जो स्कैनर मुझे बताता है, मेरी जो कंडीशंस मैंने स्कैनर में डाली है, उन सबको क्वालिफाई करने के बाद जब नाम आता है, तो वो नाम को मैं ट्रेड करने के लिए फिर मुझे कोई डाउट नहीं आता है। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप ऐसा समझिए, अभी मुझे ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, आई एम काइंड ऑफ लेमैन, वहां से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप कोई एक ट्रेड डिस्कस करते हो, रिसेंटली आपने किया होगा, या इन जनरल कोई, आप अगर मुझे चार्ट पे एक दिखा सकते हैं कोई भी। ओके, तो अभी पॉइंट एंड फिगर को मैं पैटर्न्स ट्रेडिंग कर, मतलब पॉइंट एंड फिगर के जो पैटर्न है उसको मैं ट्रेड करता हूँ। अभी वो पैटर्न, अभी जो लोग पॉइंट एंड फिगर जानते हैं, हम लॉग बॉक्स वैल्यू यूज करते हैं। सबसे मोमेंटम ट्रेड्स जब करने का जो भी स्ट्रेटेजी है, उसके लिए हम एक अपना यूनिवर्स होगा, वो यूनिवर्स को हम एक छोटी बॉक्स वैल्यू में ट्रेड करते हैं, जैसे कि 0.25 डेली क्लोज। अगर मुझे कुछ कैश पोजीशंस बनानी है, बट वो ट्रेडिंग के लिए बनानी है, जिसमें मेरी पोजीशन एकदम मोमेंटम जैसी शॉर्ट टाइम नहीं है, थोड़ी सी मिड यानी थोड़ी लंबी चलने वाली पोजीशन है, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा बॉक्स साइज यूज करता हूँ 1%। और जिसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करने का या बहुत लंबा पोजीशन होल्ड करने का, जिसमें मुझे ये है कि मैं अभी वहां रिस्क भी बड़ा होगा, तो जितना बड़ा बॉक्स वैल्यू उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, बट होल्डिंग भी बढ़ जाता है, उसके गेन्स भी वैसे बढ़ जाते हैं। तो मोमेंटम में मेरा एक पोर्टफोलियो अलग होता है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 1% बॉक्स वैल्यू में मेरा एक पोर्टफोलियो अलग होता है, और 3% बॉक्स वैल्यू में मेरा एक पोर्टफोलियो अलग होता है। तो इसमें अभी फाइनेंशियली अगर बात करना चाहेंगे, तो अभी ये हमारा मतलब उसमें कोई पैटर्न ट्रेडिंग नहीं है, बट मोर और लेस 3% का जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूं और जिससे मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, उसको प्लेस करके वो मैंने फंड्स मोमेंटम के लिए यूज करता हूं। तो उसमें थोड़ा सा वही होता है कि तुमको एडिशनल फंड्स लाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपने जिसके एक्सचेंज के लॉज है, उसको कंप्लाई करके 50% मार्जिन यहाँ से लाओ, 50% कैश आप रख दो, तो आपके ट्रेड्स भी हो सकते हैं। परफेक्ट। तो कोई एक ट्रेड जो आपने रिसेंटली कभी लिया होगा, जस्ट एक चार्ट ओपन करके आप अगर मुझे दिखा सकते हैं। तो अभी एक ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूं, जो कि रिसेंटली मेरा ट्रेड था और वो मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो HAL का एक ट्रेड था, ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी में मैंने ट्रेड किया है। तो HAL एक F&O का स्टॉक है, तो F&O का जो मेरा यूनिवर्स है उसमें ये मेरा ग्रुप में ये स्टॉक है। ठीक है। तो 0.25% का मैं बॉक्स वैल्यू से ये चार्ट, अभी इसमें मेरी कुछ स्टडीज जो पहले की प्लॉट की है वैसे ही दिख रही है। तो यहाँ ये एक्चुअली ये डबल टॉप बाय था, यहाँ पर। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, आपने ये ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट किया? हाँ, तो ये जो डबल टॉप बाय था, हाँ, ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। अभी यहाँ आप देखेंगे तो एक लंबा कॉलम ऑफ O बन गया था, जिसको हम एंकर कॉलम बोलते हैं। ठीक है। इसने सेटअप को बेरिश किया था। ठीक है। और उसके बाद इमीडिएट उससे भी बड़ा X का कॉलम हो गया है, मतलब एक टाइप का एनगल्फिंग हो गया है। तो ये जो O का कॉलम सप्लाई जो मैं मानता हूँ, इस सप्लाई को ओवरकम किया है डिमांड ने। ठीक है। और वो डिमांड को अगर फॉलो थ्रू डबल टॉप बाय जो है, ये छोटी सी पुल बैक के बाद आया है, इसका मतलब ये डिमांड इंटैक्ट है। सेकेंड थिंग, अभी ये ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया था कि ये पहले मेरी वॉचलिस्ट में कहां से आया। मैंने जब इसका चार्ट देखा तो यहाँ ये डबल टॉप नहीं था और ये एनगल्फिंग पैटर्न के बाद ये पुल बैक में था। ठीक है। तो वहां मेरा ये वॉच लिस्ट में आया। बट ये वॉच लिस्ट में कैसे आया, अभी अब हम इसको अगर छोटा करते हैं इस चार्ट को, तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास का ब्रेकआउट था ये। ठीक है। अभी इसको ऑल टाइम हाई हम चार्ट देख के तो समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो मैं इसको स्कैनर यूज करता हूँ। अभी जैसे आज मार्केट क्लोज हो गया है। ठीक है। अभी मैं जाऊंगा स्कैनर में। ओके। तो ये स्मार्ट स्कैनर में मेरा सबसे एक प्राइस पैटर्न को देखने का एक फेवरेट स्कैनर जो है वो है 52 वीक पीरियड हाई लो का स्कैनर। अगर मैं इस 52 वीक को मैं ये करता हूं और यहाँ जो भी पैरामीटर्स है बाय डिफॉल्ट उसको वैसे ही रखे, अगर मैं सिर्फ अभी मैं F&O करना चाहता हूं तो मैं F&O एज अ सेगमेंट लूंगा और इसको जब मैं स्कैन करता हूं तो वहां मुझे
स्टॉक 52 वीक हाई कौन सा कैंडल ने क्वालिफाई किया है और वो कैंडल के बाद हाई प्राइस से अभी का प्राइस कितना दूर है। मतलब अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट परसेंटेज को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे दिखता है ये ऑलमोस्ट ATH के पास के स्टॉक्स है ये सब। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपोलो टायर है, BEL है, तो ये ऐसे HL भी था उस समय। अभी HL का तो अभी भी नाम वही है। करेक्ट। जब मैंने ये चार्ट उस समय खोला था ये तो चार्ट अभी हमारा कैंडलस्टिक में खुलता है। तो जब मैं जैसे कि ये चार्ट मैंने जब ओपन किया था पॉइंट एंड फिगर में तो उस समय ये कॉलम ऑफ ओ में था, ये कॉलम ऑफ ओ में था। तो मुझे पता है कि अभी अगर ये डबल टॉप देता है तो डबल टॉप में यहाँ एनगल्फिंग पैटर्न है, ATH के पास है, इसके पहले भी सारे बुलिश पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं। कभी भी SMA के नीचे कोई भी ऐसा बड़ा फॉलो थ्रू सेल नहीं ट्रिगर हो रहा है। SMA के नीचे तक करेक्शन जरूर हो रहा है बट इमीडिएट उसको डिमांड ओवरकम करके प्राइस नया टॉप बना रहा है। तो हमारे पॉइंटर फिगर में जो एक कंसेप्ट है, टूल है, मिनी टॉप मिनी बॉटम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये पिछला मिनी बॉटम को बिना ब्रेक किए ज्यादा पुल बैक ना देते हुए फॉलो थ्रू दे रहा है। ठीक है, समझ गया। आते हैं इसको। हो सकता है बहुत लोग शायद मिनी टॉप मिनी बॉटम के साथ फेमिलियर ना हो या कुछ चीजों के साथ ना हो, इसको साइड में रखते हैं। हर एक चीज के लिए बहुत सारे वीडियोस भी है डिफाइन एज के यूट्यूब चैनल पे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक करते हैं ना इसको। मेरा क्वेश्चन और कहीं है, यहाँ पे ज्यादा 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपने ये तो समझाया कि ये ऑल टाइम हाई के करीब ये स्टॉक था, राइट, इसलिए आपके वो वॉच लिस्ट में आया, राइट, वो कॉलम ऑफ ओ में था। हाँ, अब जब उसमें डबल टॉप बाय आएगा तो यहाँ ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, देयर मस्ट बी समथिंग गुड, राइट, कि वो हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब जब आप ये करोगे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा? इनिशियल स्टॉप लॉस जो होता है, अभी मैं यहाँ इसका अगर यहाँ देखिए ये कॉलम पे मैं अगर रखता हूँ, हाँ, तो इसका कंटिन्यूएशन बॉक्स, मतलब अगर ये डबल टॉप होता है, हाँ, तो इसका कंटिन्यूएशन वैल्यू मेरा स्टॉप लॉस होगा। नहीं, मतलब बाइंग का, अगर मैं एंट्री का स्टॉप लॉस मेरा एंट्री होगा डबल टॉप बाय पे, हाँ, तो डबल एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस होगा उसका डबल बॉटम सेल, मतलब अभी मैंने ओ पर रखा है, तो उसका कंटिन्यूएशन ओ जो है वो डबल बॉटम सेल का वैल्यू बन जाएगा डबल टॉप के बाद। ठीक, तो वो मेरा रिस्क होगा। तो आप, और उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल ही रहने वाला है। अभी इसमें कैसा है, अभी मैं देखा था यहाँ 7O है, हाँ, तो 0.25% का चार्ट है, मतलब 7O मतलब 1.75% है। ठीक है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्वीक करता हूँ, हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ इसमें। हाँ, ये ट्वीक ऐसा है, मैं इसका OHLC चार्ट ओपन करता हूँ, यही स्टॉक का OHLC चार्ट HL का मैं ओपन करूंगा। ठीक है, और उसमें एक इंडिकेटर लगाऊंगा ATR परसेंटेज। ठीक है, अभी जिस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूं उसका लास्ट कैंडल पे मैंने मान लीजिए ये रख दिया, यहाँ मान लो ये डबल टॉप आ रहा है, एज्यूम करते हैं, तो अभी मैं वहां देखता हूं तो 2.32 मेरा ATR परसेंटेज है, जबकि मेरा स्टॉप लॉस है 1.75। हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और मेरी फेवर में ही प्राइस रहे। हाँ, तो मैं डबल बॉटम सेल इस केस में, अगर ये ATR 3% से ज्यादा है तो मैं तो उतना बड़ा ट्रेड नहीं लूंगा। हाँ, फिर मैं डबल बॉटम सेल को या तो फॉलो करूंगा। हाँ, बट मोस्टली मैं देखता हूं कि ATR 3% से कम हो। हाँ, तो अभी जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इसकी 7 से 8 लाख होती है। हाँ, तो 2-2.5% मतलब ये 8 और 8 16 20,000 की रेंज में इसका स्टॉप लॉस आएगा। तो ऐसा मैं अभी इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2.5% का स्टॉप लॉस मेरा लगभग 20 से 22,000 का होगा, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल है। ठीक है, तो मैं ATR परसेंटेज को फॉलो करूंगा इनिशियल स्टेज। ATR % से ज्यादा मेरी प्राइस चली गई, नियरेस्ट मान लीजिए हाईपोल आ गया अभी ऊपर से, तो ऊपर से अगर हाईपोल अगर 2.5% का है तो मैं हाईपोल रखूंगा या फिर डबल बॉटम सेल ही तब तक रखूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ATR परसेंटेज देखोगे और डबल बॉटम सेल का भी एक वैल्यू है, मान लीजिए डबल बॉटम सेल है 2%, ओके, और ATR आपका 2.5%, तो मैं 2.5% 2.5 का आप रखो। यस, और अभी इस केस में मेरा एक ट्वीक है। नॉर्मली पॉइंट एंड फिगर में हाईपोल कब होता है? डबल टॉप के बाद 5x और उसका 50% रिट्रेसमेंट। तो अभी हम अगर छोटी बॉक्स वैल्यू यूज कर रहे हैं 0.25, उसमें 5 बॉक्स मतलब 1.25 होता है, तो वो रिट्रेसमेंट तो नॉर्मल हो सकता है। तो इस केस में मैं 10 बक्से का, यानी डबल टॉप के बाद 10 बक्सा होना चाहिए, उसका हाईपोल हुआ तो एग्जिट करूंगा। ठीक है, ये आपका दूसरा ट्वीक है। तो एग्जिट 2 टाइप का हो गया है। एक तो आपने ATR % किया है
मतलब ATR% जब आप कर रहे हो तो आप वोलेटिलिटी कंसीडर कर रहे हो, कंसिडर कर रहा मतलब वो स्टॉक का एक नॉर्मल जो वोलेटिलिटी है, राइट वो ऐसा ना हो कि आपका डबल बॉटम सेल उसी वोलेटिलिटी में आ जाए जो एक नॉर्मल करेक्शन होता हो है। सकता है। ठीक है, तो ये एक सेंसिबल चीज हो सकता है जो हम सीख सकते हैं। दूसरा है, आप नॉर्मल पोल नहीं कर रहे, 5 बॉक्स की जगह 10 बॉक्स कर रहे हो, जिसको हम लार्ज पोल्स कहते हैं, तो आप लार्ज पोल्स फॉलो करते हो। सिर्फ 0.25% के बॉक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। बाकी 1% और 3% के लिए जो है वैसा ही। वो वैसा ही है। ठीक है, वापस वो चार्ट पे आते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जिट। अभी ये पर्टिकुलर केस में, अच्छा आपने काउंट भी लगाया इसका? हाँ, कुछ अभी इसमें कैसा होता है, अगर इसमें एक ऐसा मैं देखता हूं कि अगर ये 20 से 25x है, ये एंकर कॉलम जहां से मैंने काउंट लगाया है, तो ये कॉलम एलिजिबल है काउंट के लिए। ठीक है, अगर वो कॉलम मान लीजिए 20 से 25x का होगा, हाँ, तो उसका सेकंड काउंट भी मैं रेलिवेंट पकड़ता हूं, क्योंकि उसका ठीक है। एक्सटेंशन जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस के ऊपर हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें इस केस में 50 बॉक्स है, ओके, तो मैं ये 50 बॉक्स में फर्स्ट काउंट तो मेरा रेलिवेंट है, ठीक है, और फर्स्ट काउंट को अगर प्राइस जाता है, हाँ, तो मैं मेरा पोजीशन क्लोज करके फिर नेक्स्ट फॉलो थ्रू बाय आएगा तब नेक्स्ट पैटर्न भी ट्रेड करूंगा मैं। बट इस केस में मेरा एक प्रॉफिट बुक होने के बाद फिर से री एंटर होने का मुझे मौका मिला है। तो अभी इसका मेरा स्टॉप लॉस होगा अभी कल के लिए हाईपोल का, या जब ये सेकंड काउंट को जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। एक मिनट, तो अभी फर्स्ट काउंट तो इसमें तभी मैंने बुक कर लिया था। तो फर्स्ट काउंट पे आपने बुक कर लिया? यस, फिर उसमें फॉलो थ्रू तो नहीं आया ना? नहीं, फर्स्ट काउंट में बुक किया है, ये करेक्ट, ये फर्स्ट काउंट में बुक किया है। तो अभी जब फॉलो थ्रू आएगा तब फॉलो थ्रू ट्रेड भी लूंगा मैं। ठीक है, तो इसको आपने फर्स्ट काउंट पे बुक कर लिया, राइट? अब आते हैं कुछ मेन क्वेश्चंस पे। ये ट्रेड तो चलो एक चला हुआ ट्रेड है, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है। अभी बीच में ये डबल टॉप के बाद आपका एग्जिट भी समझ में आ गया। हाँ, बीच में कुछ ओज है, बड़े बड़े रिट्रेसमेंट के ओज है ना? जैसे ये एक सिग्निफिकेंट ओ है, ऑलमोस्ट 17 बॉक्स का। करेक्ट। आपका पोजीशन इंटैक्ट था? यस, इंटैक्ट था। वो टाइम पे जब आप M2M देख रहे हो, वो टाइम पे माइंडसेट क्या है? नहीं, M2M ही देखना नहीं है, क्योंकि अगर M2M देख के आपका माइंडसेट में अगर साइकोलॉजी में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो ना देखना और पैटर्न को फॉलो करना ही बेस्ट चीज है। और अगर देख रहे हो तो ये तो एक मतलब लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट करेक्ट होता है, मान लीजिए 1 और 2% करेक्शन, आज की जैसे स्टॉक्स है कुछ, जैसे कि 1.5% का करेक्शन हुआ है, तो मेरे आज 10 पोजीशंस है, और 10 पोजीशन में एवरेज करेक्शन 1.5% का हुआ है, बट एग्जिट ट्रिगर नहीं हुआ है। अभी मान लीजिए हमारा एक F&O का एवरेज जो पोजीशन होता है वो 7 lakhs का है, तो 1% मतलब 7,000 या 1.5% मतलब 10,000 का करेक्शन हो गया। तो 10,000 इंटू 7-8 पोजीशन में अगर 7 में करेक्शन आएगा, तो M2M में -70,000 60,000 तो दिखेगा आज का P&L, बट ओवरऑल वो प्रॉफिट में है, सिर्फ आज का टुडेज P&L नेगेटिव दिखेगा। अगर मैं आज में कुछ इसको बिना एग्जिट का ये करता हूँ और कल डबल टॉप आएगा, तो फिर पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। आज मैं अगर पैटर्न को फॉलो करता हूँ और कल फिर से प्राइस रेज्यूम होता है या नॉर्मल सी आ जाती है फिर से मार्केट में, 1-2 दिन साइडवेज होगा या करेक्शन मोड उतना ही रहेगा साइडवेज में, तो मैं आउट नहीं होता हूँ। एक ट्रेड में दिखाना चाहता हूँ जो कि मैं नेक्स्ट में ये सबके सामने किया था। 29 डेज मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, और 29 डेज के बाद वो स्टॉक ने 10% का मूव एक ही दिन में दिया था। 29 डेज तक चला ही नहीं था कुछ नहीं, और मेरे पास उसका प्रूफ है स्क्रीनशॉट के साथ। नहीं, ठीक। अब थोड़ा सा अभी ये आपका एक अभी का ये टाइप का डिसिप्लिन भी बिल्ड हुआ है। थोड़ा अगर 2-4 साल पहले पीछे जाए, हाँ, जब आप भी स्टार्टिंग में ये सब कर रहे थे, तो आपको भी ऐसा होता होगा उस टाइम पे कि ट्रेड जल्दी बुक किया? नहीं, मैंने एक चीज को सच में फॉलो किया कि मैंने प्रैक्टिस के समय पर स्ट्रेटेजी पे या सिस्टम पे फोकस किया था। तो मेरी पोजीशन बहुत छोटी थी, तो पोजीशन मैटर ही नहीं कर रही थी, मेरे को सिस्टम मैटर कर रहा था। तो मुझे पता था कि जब मेरे को सारे जवाब मिल जाएंगे, सिस्टम को ट्रेड करने का या वो मेथड को प्रैक्टिस करने का स्किल जब मेरे में डेवलप हो जाएगा, तो मैं फिर, क्योंकि मार्केट देखो हर कोई सिखाने वाला, कहीं भी आप ट्रेनिंग में जाओ, हर बंदा पहले यही बोलता है कि ये मार्केट हमसे 100 साल पहले भी था और हमसे 200 साल आगे तक भी रहने वाला है, तो तुमको क्या जल्दी है कल से ही पैसा बनाने की, तो एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस करो। तो वो प्रैक्टिस का जो पीरियड था रियल मनी से किया था, पोजीशन छोटी थी, तो सिस्टम पे फोकस था। तो जब वो फोकस स्किल में डेवलप होता है, तो फिर एक
एक नॉर्मल ट्रेड हो जाता है, वो स्टॉप उस हो time पे गया आपने या कैश सेगमेंट में ट्रेड किया? कैश सेगमेंट में ट्रेड किया कैश था। सेगमेंट में कम पोजीशन से आपने ट्रेड किया यस और सिस्टम्स को पहले अच्छे से प्रैक्टिस किया, करेक्ट फिर आपका कॉन्फिडेंस वहां बिल्ड हुआ, यस फिर आपने बढ़ाया ये। यस। और आज भी देखिए, जो सबसे लेस रिस्क का जो स्ट्रेटेजी होता है उसमें कैपिटल ज्यादा रखा है, और जो सबसे हाई रिस्क वाला स्ट्रेटेजी होता है जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें सबसे लीस्ट कैपिटल है और मुझे उसमें डर नहीं लगता है, और उसमें सबसे छोटी पोजीशन होती है। 2 लॉट 4 लॉट से ज्यादा वहां नहीं करेंगे हम। ऑप्शन सेलिंग करते हैं या ऑप्शंस बाइंग करते हैं, मोस्टली बैंक निफ्टी में मैं करता हूँ, तो वहां 2 लॉट 4 लॉट उससे ज्यादा नहीं होता है, तो बड़ा कोई ऐसा ड्रॉडाउन नहीं आएगा। फिर इसमें जो F&O की स्ट्रेटेजी है, मैंने पिछले 3 साल से मेरा कैपिटल बढ़ाया नहीं है, वहां से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू में मैंने एसेट डेवलप किया है, मतलब कैश बाय करके रखा है स्टॉक्स। तो आज वो लिक्विडेट करूंगा तो शायद कुछ नया एसेट भी मैं खरीद पाऊं। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है कि हम एक छोटी 20-25 लाख का कैपिटल हो तो आप F&O करो, बट उससे ज्यादा उसमें एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, उसके ऊपर भी आते हैं। कमिंग बैक टू ये जो थोड़ा सा ट्रेड मैनेजमेंट होता है ना, कि होता क्या है, चीजें चार्ट पे तो कभी कभी बहुत अच्छी दिखती है ना, कि आपका ये ब्रेकआउट था, यहाँ से मैं यहाँ राइड कर लेता है ऑल दैट। ये राइड करना है ना, ये बोलना बहुत आसान है, मतलब नॉर्मली भी डिस्कशन होता है, कोई भी मेथड से, तो आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग मेथड में राइड करना चार्ट पे बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन ये जो बीच के करेक्शंस होते हैं उस पे पोजीशन को होल्ड करना, उसके लिए आपको, वो कहते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो कर सकते हैं ना। तो आपको ये जो कन्विक्शन आया है, इसमें एक तो आप कह रहे हो कि आपका थोड़ा पहले का प्रैक्टिस रहा है, हाँ। उसके बाद भी कभी कभी होता होगा ना कि कभी बड़ा करेक्शन दिख गया, बड़ा मार्केट, या बीच में कभी डाउट होता है कि यार निकल जाता हूँ, ऐसा कुछ होता है? होता है, हुआ भी है। उस समय हम लॉग मेंटेन करते हैं अगर अपने थॉट प्रोसेस का, कि मुझे आज लग रहा है इसकी वजह से मैंने पोजीशन बंद कर ली, तो आप मान लो जैसे लॉग में रीजंस है, अपने ट्रेड लेने के रीजंस है, ट्रेड को एग्जिट लेने के रीजंस है, तो जैसे एक्सेल में मैंने अगर लॉग बनाया है तो मैं फिल्टर लगा सकता हूँ ना, क्योंकि रीजन सेम ही रहेंगे, पैटर्न सेम रहेगा कि मैं एबीसी ट्रेड किया, या मैंने एंकर फॉलो थ्रू, मतलब जैसे कि 100% बुलिश पोल का फॉलो थ्रू ट्रेड किया, या मैंने सुपर पैटर्न ट्रेड किया। तो जैसे मैं अगर उसमें फिल्टर लगाता हूँ सुपर पैटर्न का मेरा आउटकम क्या है, तो मुझे सब दिखता है कि यार ये सुपर पैटर्न कितनी बार नहीं चला, कितनी बार चला, उसका टोटल ट्रेड्स में मेरा कैसे पीएनएल ये हुआ है। तो जैसे अगर मुझे लगता भी है तो पैटर्न के आगे भी वो भी लिख सकते हैं हम कि हम पैटर्न होते हुए या रूल उसमें एग्जिट दे नहीं रहा है, फिर भी हम करना चाहते हैं बिकॉज वी आर मे बी फीलिंग एंजाइटी कि मार्केट ये हो रहा है। सारे ट्रेड्स के रिकॉर्ड्स वो तो बहुत जरूरी है। तो आप आपकी थॉट प्रोसेस को जब एनालाइज करोगे तब आपको लगेगा कि ये मैं बार बार करता हूँ ना, इससे मेरा नुकसान हुआ है और ये मुझे करना नहीं चाहिए। तो वो तो खुद सेल्फ लर्निंग है। अगर हम अवॉइड करेंगे तो फायदा तो किसी दूसरे का तो नहीं होने वाला है, वो हमारे होने वाला है। तो लॉग मेंटेन करो थॉट प्रोसेस का, मतलब वो एक काफी हेल्प करता है अपने खुद को एनालाइज करने का। तो मेरा लॉग प्रोसेस और भी है, जैसे कि मैं ट्वीट्स करता हूँ, आई नेवर ट्वीट एनी एनालिसिस विच आई एम नॉट ट्रेडिंग और विच आई विल नॉट। तो मैं उतने ही ट्रेड लेने के जो है मेरा वॉच लिस्ट, उसी को मैं ट्वीट करता हूँ, ताकि मैं खुद भी जाके उसको पढ़ता हूँ ना मेरी टाइमलाइन को, तो मेरे को समझ में आता है मैंने हर ट्रेड में क्या क्या सोचा है। तो दैट इज अगेन वन ऑफ माय टाइमलाइन। तो और जो लोगों को मैं फॉलो करता हूँ या मुझे उनसे कुछ सीखने मिलता है, तो उनकी भी टाइमलाइन ऐसे ही देखता हूँ कि उनका भी डे टू डे ऐसा कैसे ये आता है कि क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या आज क्या सोच रहे हैं। तो उससे भी काफी ये हो रहा है। और पोजिशनल ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि रोज कर रहे हैं, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हमको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, मार्केट सिनेरियो के हिसाब से हमको इंट्राडे में शिफ्ट होना है। कभी सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग चलता है, स्टॉक फ्यूचर्स 2-2, 3-3 महीना में नहीं करता हूँ। ऐसा कोई आपका रूल है कि मार्केट सिनेरियो आप कैसे देखते हो? यस, आप ही का जो सिखाया हुआ जो ट्वीट है, आपने शायद, मुझे लगता है वो फर्स्ट टाइम मैंने फॉलो किया है अक्टूबर 2021 के बाद। ओके। तो जो हम मार्केट को ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ, तो मुझे इंडिकेटर ब्रेथ देखने का आदत ज्यादा है, ताकि जैसे कि हाउ मेनी स्टॉक्स आर अबाउट 200 EMA ऑन डेली, और ATR परसेंटेज 5 वो यूनिवर्स में कैसे काम करता है। तो वो क्या मैं दिखाऊं? तो ये आर जोन में हम जाते हैं, आर जोन में हम ब्रेथ देख सकते हैं यहाँ से,
और ये OHLC का ब्रेथ देखूंगा मैं, OHLC इंडिकेटर ब्रेथ। इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा ATR परसेंटेज और निफ्टी 500 यूनिवर्स। ओके, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट है। तो निफ्टी 500 का यूनिवर्स सिलेक्ट किया और इंडिकेटर है ATR परसेंटेज, और ATR परसेंटेज में अबव वैल्यू, ATR परसेंटेज अबव वैल्यू, और इसमें मैं जो है 5% दूंगा, अबव 5%। सो यहाँ अबव 5। तो ये जब हम अबव 5, हम निफ्टी 500 के कितने स्टॉक्स अबव 5% वोलेटाइल हो गए, मतलब ATR परसेंटेज जिनका 5 से ज्यादा है, तो ये सिलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा टाइम लेता हूं यहाँ, ताकि पहले से थोड़ा सा हम देख सके कि कैसे ये होता है। सो मे बी लेट अस टेक फ्रॉम जनवरी 2020 और अभी तक ये, तो मैं ये स्कैन करता हूं। तो यहाँ ATR परसेंटेज यानी कितने स्टॉक्स 5% से ज्यादा है, यहाँ मुझे परसेंटेज मिलता है। तो ये मेरा बेंचमार्क है कि अगर 15% से ज्यादा स्टॉक अगर 5% के ऊपर उनका ATR बढ़ गया है, मतलब मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया है, तो उस समय पोजिशनल ट्रेडिंग को रिफ्रेन करना, ये मतलब जो अपने स्टॉक फ्यूचर्स जैसे पोजिशनल स्टॉक फ्यूचर्स करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अच्छा, तो उस समय हम इंट्राडे सिर्फ इंडेक्स कर रहे हैं, और जब ये 15% के नीचे आए, अगर नॉर्मल ट्रेंड देखेंगे आप, तो इवन लेस देन 5% स्टॉक्स ये 5% से कम वोलेटाइल रहते हैं। तो अभी इसको अगर हम बढ़ाए, मैं यहाँ जाके ये जो है इसको मैं 15 करता हूँ, ये जो लाइंस दिखती है ये 10, तो 10 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है, और एक 5 करता हूँ, तो ये 15 के ऊपर जब जाएगा, अभी अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करता हूं, तो अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाते हैं। तो ये जो फेज है यहाँ, जैसे कि अप्रैल 2022 के बाद हमको दिख रहा है कि ये पहले तो नॉर्मल ट्रेंड में ये डिक्लाइनिंग लाइन था। करेक्ट। उसके पहले जैसे ही हमारा 2022 शुरू हुआ था, या अक्टूबर 2021 के बाद जैसे ये स्पाइक आ गया था मार्केट का, ये वोलेटिलिटी का, तो जैसे ये 15 के ऊपर गया, इसके बाद एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन ये बहुत सिनेरियो में होते रहता है। तो हो सकता है कभी शॉर्ट करके अगर हम पोजीशन में बैठे तो दूसरा दिन गैप अप खुले, या हम लॉन्ग करें थोड़ा सा बुलिशनेस देख के तो नेक्स्ट डे गैप अप हो। तो यहाँ ये थोड़ा सा डाइसी पीरियड होता है ट्रेंड फॉलोअर के लिए। ये जब तक 15 के नीचे नहीं आता है, भले ये डिक्लाइनिंग हो, बट जब तक 15 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज के बेसिस में नहीं आता है, हम इसको पोजिशनल में नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ देखिए ये फेज है कि ये अभी जस्ट मैं एक मार्कर लेता हूँ ताकि वो मार्क करने में थोड़ा सा आसानी दिखेगा। यहाँ अभी जो मैंने हाईलाइट किया है, तो ये पीरियड में देखिए ATR परसेंटेज 5 के भी नीचे चला गया है, वो लाइन एकदम नॉर्मल है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये एक अच्छा खासा ये अच्छा खासा एक ट्रेंड दिया है मार्केट ने। तो यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज हम अच्छे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ये यहाँ पर भी दिख रहा है हम, क्योंकि 5% से नीचे है, तो ये एक ऐसा फेज होता है जहां हम अच्छा ट्रेंड ले सकते हैं। पैंडेमिक के पहले का भी हम देखते हैं थोड़ा, तो ये पैंडेमिक के बाद का ये फेज है जहां मार्केट ने रिकवरी किया था, और ये अच्छा खासा ट्रेंड भी दिया है। तो ATR परसेंटेज को थोड़ा सा देखना चाहिए, और जैसे ये 15 के ऊपर जाता है, ये जो 15 की लाइन जो लगाई है, इसके ऊपर जब जाएगा ये, तो ये फेज में थोड़ा सा हम रिफ्रेन करना चाहिए पोजिशनल एग्रेसिव ट्रेडिंग के। तो जब ये 15% के ऊपर जाता है, तब आप उस टाइम पे पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूं। ऑलराइट। और नीचे रहता है क्योंकि वोलेटिलिटी, तो एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिबल स्टडी है। ये मैंने एक्चुअली बुक में भी मेरे एक्सप्लेन किया RS और ब्रेथ के। तो ये जो ATR परसेंट का ब्रेथ है, ये सिंपल ATR परसेंट नहीं है निफ्टी या निफ्टी 500 के ऊपर। तो ये जो यूज करते हैं निफ्टी 500 स्टॉक्स पे ATR परसेंटेज, मतलब हर एक स्टॉक का ATR परसेंटेज में कितना है, अगर वो 5% के ऊपर है तो वो स्टॉक में ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो ऐसे कितने स्टॉक्स है जो ज्यादा वोलेटाइल है? अगर वो 15% के कम स्टॉक्स है तो इन जनरल मार्केट में वोलेटिलिटी कंट्रोल में है, और तब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, और अदरवाइज फिर आप नहीं करते। तो अब कमिंग बैक टू दैट पोजीशन अर्लियर चार्ट, तो ये आपका है कि आपने देख लिया मार्केट में वोलेटिलिटी भी कंट्रोल में है, और तब आपने पोजीशन लिया। करेक्ट। अब आपका ये कहना है कि जब आप पोजीशन
जब आप राइड करते हो आप बीच में नर्वस नहीं होते, बिकॉज पहले तो आपने प्रैक्टिस किया है, करेक्ट, आपने ट्रेड के लॉग्स रखे हैं, यस। तो वहां से आपको कन्विक्शन आया वो ट्रेड के लॉग्स से? एक चीज को बार बार करने से फिर वो गेम समझ में आ जाता है। वो ट्रेड जर्नल मेंटेन करना इन अ वे, या Yes. लॉग रिकॉर्ड करना, वो एक तरह से थोड़ा बोरिंग होता है। आपको ऐसा लगा नहीं वो बोर नहीं होता है करने में? बोर, मुझे मेरा फायदा हो रहा है ना, वो मैं उसका पैसा मेरे को मिलने वाला है। एक काम देखिए, एक काम अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट फायदा अपने को ही हो रहा है। जो नहीं करेगा उसको कल मान लीजिए बहुत सारी आपने मतलब आप तो इतने लोगों को मेंटरिंग करते हैं, आपको कितने लोग आके बोलते होंगे कि मेरा डिफिकल्ट फेज चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। अभी आप उनको हेल्प कब कर सकते हो? अगर मैं लॉग ही लेके आऊं कि मैंने सब फॉलो किया, सब रूल ये किया वो किया, अभी ये सब उसका हिस्ट्री है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैंने 10 दिन पहले रिलायंस का ट्रेड लिया था और वो ऐसे हुआ, आप मेरे को हेल्प कर पाओगे क्या? अगर मैं आपको लॉग ही दिखाता हूँ कि ये पैटर्न था, ये ऐसा था, मैंने स्टॉप लॉस रखने में गलती किया या एग्जिट मेथड में गलती किया है या क्या किया है, तो उसमें कम से कम सॉल्यूशन या तो मैं ढूंढ सकता हूँ या मैं अपने से कोई दूसरे आदमी के पास जा सकता हूँ, जैसे मेंटरिंग जिनसे मैंने सीखा है, जैसे आपके पास आ सकता हूँ या आईपी सर के पास जा सकता हूँ। तो वो लॉग देख, अगर आप लॉग देखेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा मुझे हेल्प करने में। और अगर मैं ट्रेड ही डिस्कस करूं तो आप एक कर्टसी करके सुन तो लेंगे, बट उससे ना तो आप मुझे सॉल्यूशन दे पाओगे, ना मैं खुद कुछ अपने आप के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड लॉग हर चीज का रखो आप अपनी थॉट प्रोसेस का। तो शुरू में प्रैक्टिस करना कम पोजीशन साइज से, तो बहुत बार लोग है ना इस चीज का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते कि आप अगर कम पोजीशन से पहले स्टार्ट करो, पर्टिकुलर जब आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका कन्विक्शन नहीं है आपके स्ट्रेटेजीज में, या अभी भी आप सीख रहे हो, तो पोजीशंस कम रखो। ज्यादातर लोग लिवरेज में, एक तो एफ एंड ऑलरेडी एक लिवरेज सेगमेंट है, खास करके आप फ्यूचर में कर रहे हो या ऑप्शन में कर रहे हो, आप लिवरेज ऑलरेडी ले रहे हो मार्केट में, उसमें भी फिर और पोजीशंस में लिवरेज में काम करना, और ये सबसे है ना नुकसान ही ज्यादा होता है। कम पोजीशन से फायदा कम होगा, लेकिन पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप कंपैरेटिवली इमोशंस पे कंट्रोल कर पाओगे, इजंट इट? तो अच्छा, इसके अलावा भी अभी आप मान लीजिए सीख गए, आपके पास भी अभी थोड़ा सा कन्विक्शन है, डिसिप्लिन है, क्या अभी भी कभी ऐसे होता है कि ज्यादा एम देख के थोड़ा सा हिल जाते हैं, या ऐसा कुछ होता है अभी? नहीं, वो पोजीशन साइजिंग ही करेक्ट है तो फिर साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, मैं ही खुद अगर थोड़ा सा स्केल बढ़ा दूंगा, 10 पोजीशन का मैं अगर डबल, मैं मान लो मैं अगर 2 लॉट ही कर रहा हूँ हर फ्यूचर का, अगर 2 की जगह हर फ्यूचर का 5 लॉट करना चालू करूंगा तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। तो डेफिनेटली साइकोलॉजी काम मतलब वो इम्पैक्ट करेगा। करेगा, मतलब पोजीशन साइजिंग आपके इसमें इम्पैक्ट करेगा। तो अब आप फ्यूचर्स में काम करते हो, ये यस, सारा फ्यूचर सेगमेंट में करते हो? यस। एट अ टाइम आप मैक्सिमम पोजीशंस कितना रखते हो? मैक्सिमम नॉर्मली एवरेज 8 पोजीशन होती है। बहुत अच्छा एग्रेसिव मार्केट होता है जहां ब्रेकआउट आ रहे हैं तो 10 पोजीशंस भी हो जाती है, तो उसके बाद कैपिटल ही एग्जॉस्ट हो जाता है। आपका कैपिटल 10 पोजीशंस के लिए कितना होगा? मैंने 25 लाख का रखा है। 50% आता है स्टॉक की प्लेजिंग से और 50% आता है कैश से। तो मान लीजिए 10 पोजीशन आपके ओपन है, अब इन जनरल मार्केट में करेक्शन होता है तो ज्यादा स्टॉक्स के एक साथ स्टॉप लॉस बचने का चांस है, होता है। मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। जो वो 2017 का जो वो नोटबंदी के बाद का जो फेज था, वहां करेक्शंस होते थे, और सबसे ज्यादा वो एक्सपीरियंस किया है मैंने फरवरी 2020 में। एक दिन में काफी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाती थी। तो आप उधर वो स्टॉप लॉस फॉलो करते? वो 2020 तो ऐसा टाइम था कि मेरा फर्स्ट पाठशाला चल रहा था। पीपल वर एक्सपीरियंसिंग इट इन लाइफ कि कैसे स्टॉप लॉस बज रहे और प्रॉफिट कैसे बुक होके कैश, मतलब वो एक बेंचमार्क हो गया कि सारा कैश घर आ गया था बिफोर इवन एक्चुअल फॉल स्टार्टेड। ठीक है, वो एक तरह से अच्छा था कि आप निकल गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि यार रुक जाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं, अभी थोड़ा सा वापस कवर हो जाएगा? होप यहाँ रखना गलत चीज है। नहीं, वो तो थ्योरी होता है ना, नहीं, मतलब इन जनरल ऐसा नहीं फॉलो कर पाते हो? देखो, री एंटर ऐसा हुआ है कि आज एग्जिट होके कल फिर से डबल टॉप आया है। ऐसे बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास कि आज एग्जिट होके कल फिर से डबल टॉप आया है। तो वो एक तरह का वो नहीं होता है, तो जाएगा। मुझे पता है कि आज मैंने
अभी मैं माइंड ट्री का अगर मतलब मैंने पहले के ट्रेड्स कुछ किए थे, माइंड ट्री तो आज है नहीं अकाउंट में, मतलब वो चला गया, आज वो LNT माइंड ट्री कुछ हो गया। उस समय मेरे ऐसे 10 ट्रेड है कि जहां हर एक का बाइंग 100 रुपया पहले के ट्रेड के ऊपर है हर बार। तो वो मैंने देखा कि अरे हाँ, कि मेरे को सब पूरा का पूरा मैं बैठ सकता था, बट जब चार्ट देखते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। बट हर 100 रुपया ऊपर भी मैंने एग्जिट करने के बाद रीबाय किया है, तो मोर और लेस सब ये करके वो एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो आप एग्जिट कर लो और नए ब्रेकआउट को, यू आर जस्ट ट्रेडिंग अ प्राइस। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो? मैं बिलीव नहीं करता। गुड। मान लो कभी ऐसा होता है ना कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे आया है, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आप देखते ही नहीं हो। मान लीजिए मैं लास्ट बायर हूँ, मेरा ट्रेड प्लान में मेरा पैटर्न ट्रेडिंग है, तो वो पैटर्न में वो ऐसा कोई फिल्टर नहीं है कि वहां रेजिस्टेंस देखना चाहिए या ये देखना चाहिए। तो मैं पैटर्न देख रहा हूँ, पैटर्न के साथ रिस्क देख रहा हूँ। अगर रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो वो ट्रेड नहीं है मेरा। चलो आप देखते नहीं हो, कोई आपको कभी बोलता है कहीं सोशल मीडिया पे आपने पढ़ लिया ये रेजिस्टेंस है, या यूएस मार्केट आज डाउ जोन्स डाउन है, या ऐसी सब चीजें। अब यूएस मार्केट अगर नेगेटिव है इवनिंग में और आपके पोजीशंस बुलिश ओपन है, तब क्या माइंडसेट होता है? अभी फर्क नहीं पड़ता है। शुरू में इनिशियली थोड़ा वो डर लगता था, बट एक डर को ओवरकम करने के लिए कल देखेंगे क्या होता है। और जब तक मेरा एग्जिट नहीं आएगा, मतलब एक दिन आपको ठान लेना है। लाइक कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए, जैसे कि कोई मेरा एक दोस्त है अभी स्मोकिंग का हैबिट छोड़ रहा है, तो वो 3 दिन 4 दिन बहुत उसको एंजाइटी हो रहा था, रोज मेरे से बात कर रहा था कि अभी मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या करूं। बट आज का दिन मैं कैसे भी करके निकाल लेता हूँ। तो वो वैसे ये वही है, उसी टाइप का एंजाइटी कि आज का दिन मैं निकाल लेता हूँ, मैं आज के दिन तो रूल फॉलो करूंगा, और आज एग्जिट नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, देखते कल देखते। वो एक दिन निकल जाएगा ना, तो बस फिर आपको आगे ये बहुत वो एक छोटा सा पीरियड है, फेज है, वहां बस आप थोड़ा सा डट जाइए बस। योर डिटर्मिनेशन हैज टू बी योर फ्रेंड, तो हो जाएगा वो। राइट। तो ये एक अच्छा ट्रिक है कि ऐसे बैड हैबिट्स जो ओवरकम करनी है कि आज का दिन तो निकाल ले। हाँ ठीक है। आपने और एक चीज बोला, अब आप ऑल टाइम हाई के करीब बिल्कुल स्टॉक को बाय करते हो। हाँ। अब ये होता है कि ऑल टाइम हाई मतलब वो इन जनरल एक फियर होता है कि यार मैं तो एकदम टॉप पे ही बाय कर रहा हूँ वो। अच्छा अभी आज शायद नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर चुके हो, शुरू में ऐसा था दिमाग में कि यार एकदम बिल्कुल हाई पे बाय कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा देखिए, मैं एक बार ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो जैसे ही स्टॉक नीचे से 10-15% ऊपर रिकवर कर देता है, तो मैं सोचता था कि अरे अभी ये नया ये बनाएगा। तो वहां पर लोग यही जो सोशल मीडिया में जो आज रेजिस्टेंस सपोर्ट जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वही लोग बोलते थे कि अरे यहाँ पहले के लोग बहुत ट्रैप है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी किसी स्टॉक का नाम लेना, मतलब मैं किसी स्टॉक को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ट में देखें तो आप यस बैंक का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, या रिलायंस वो पावर का एग्जांपल, या आइडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए जिसने ऑल टाइम हाई जो भी उस स्टॉक का था 200 रुपया था, तो 200 रुपए में जिसने बाय किया होगा, आज 8 रुपया भाव चल रहा है आइडिया का, तो 200 रुपया में जिसने पोजीशन लिया और वो आज भी होल्ड कर रहा है, तो वो एक तरह से मतलब बड़ी लॉस में चला गया है, या वो डिससेटिस्फाइड है, वो ट्रैप है उसमें। अगर ऑल टाइम हाई के पास मैं जब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि कल भी जिसने बाय किया है वो भी प्रॉफिट में है। एक सिंपल चीज है ना कि जो ऑल टाइम हाई से स्टॉक 3-4% ही दूर है, मतलब जिधर भी किसी ने बाय किया होगा मैक्सिमम उतना ही ड्रॉडाउन होगा ना उसके अकाउंट में, उससे ज्यादा तो ड्रॉडाउन होगा नहीं। तो कोई ट्रैप ही नहीं है ना, तो मतलब अगर ये चल रहा है तो सब प्रॉफिटेबल है। तो वो एक मुझे लगता है कि जहां कोई ट्रैप ना हो वो ज्यादा चल सकता है, उसमें प्रेशर नहीं रहेगा, सेलिंग का डर नहीं रहेगा, और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले जाने वाले रिटेलर नहीं होते हैं। वो कोई तो बड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगा या कुछ बड़ा मनी होगा, स्मार्ट मनी होगा, क्योंकि किसी भी आज निफ्टी 500 की किसी भी कंपनी को, मैं तो F&O ट्रेड कर रहा हूँ, तो F&O के जो सारे क्वालिफाई करने के नॉर्म्स है, लिक्विडिटी हो गया, उसका मार्केट कैप हो गया, ये हो गया, तो अभी कोई भी एक F&O स्टॉक को 1% भी ऊपर या नीचे करने के लिए कितना फंड लगता होगा। तो अगर वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, मतलब उसका एक्यूमुलेशन जिन लोगों के पास है, वो तो रिटेलर नहीं है, वो तो स्मार्ट मनी है, फिर वो तो बैठा है लेके, उसको तो
नया टॉप ही कराना है ना ये स्टॉक का, तो ये मतलब ऐसा ही मुझे लगता है होता होगा। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। हाँ, तो ये एक तरह से एक्चुअली ज्यादातर लोग इससे कंफर्टेबल नहीं होते, जिसमें आपकी ये थॉट प्रोसेस की वजह से आप वहां कंफर्टेबल। तो आप लॉग बनाओ और मेरा पैटर्न क्वालिफाई हो रहा है और ये ऑल टाइम हाई इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसे आप लॉग बनाओ। जो ट्रेड आपने छोड़ दिए उसका भी लॉग बनाओ, बाद में आप फिल्टर देखो उसका लगा के, जो ट्रेड्स मैंने छोड़े थे ऑल टाइम हाई उसका बाद में क्या हुआ। तो फिर अडानी जिसने 400 रुपए में नहीं लिया था वो 4000 में कैसे लेगा। करेक्ट। और अगर उसने 4000 में भी लिया होता, उसका डबल बॉटम सेल कहीं 2% 3% का था, जहां से करेक्शन चालू हो गया वो एग्जिट हो गया, उसके बाद तो सेटअप एक बार बेरिश हो गया। तो हमारे इसमें सेटअप के भी रूल्स होते हैं ना। करेक्ट। तो एक बार सेटअप ही बेरिश हो जाता है तो फिर हमारे रडार से वो स्टॉक ही चला जाता है। ये भी है। तो आपने बताया 3 पोर्टफोलियोज मैनेज करते हो आप, अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग एक साथ एग्जीक्यूट करते हो। जब आप ये कर रहे हो, आप इतने टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कभी ये नहीं होता है कि आप कोई दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हो, कहीं कुछ और दिखा, फिर आपको लगता है यार मेरा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा है, अभी मैं ये फॉलो करता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं जरूर, लोग शेयर करते हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, और काफी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज मैं देख रहा हूँ लोग कर रहे हैं। मैं वो चाहता भी हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने अपनी छोड़ दी और वो मेरी स्ट्रेटेजी चल रही है, मेरे पास बहुत समय है अभी कि मैं कुछ नया देख सकूं या उसको प्रैक्टिस कर सकूं। तो जैसे अभी आप मुझे पूछ रहे हैं ये ट्रेड में आप रहते कैसे हो, ड्रॉडाउन में या करेक्शन में आपका मेंटेलिटी कैसे होता है, सेम यही मैं वही डिस्कस करता हूँ उनसे कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते समय ये इसमें कैसे फेज में कैसे आप इसको टैकल करते हो, क्या करते हो, तो उसके आंसर्स मिल जाते हैं। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए मतलब ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अभी मुझे सिस्टम पे, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव मेथड्स पे भरोसा आ गया है। अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्टिव मेथड है जो वो शेयर कर रहा है, जिसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं, कुछ नहीं, और मुझे वो मेथड ऐसी होनी चाहिए कि मैं वो अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं किसी को डेलीगेट कर सकूं, मेरे बिहाफ में तू ऐसा के ऐसा कर, ये हुआ तो ये कर, मतलब एक प्रोग्राम कर सकते हैं उसको, हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर वो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ना, फिर उसमें हमारा दिमाग ही नहीं होता है। तो ऐसा कोई शेयर करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो करते हैं। तो जब ये सिस्टम का अगर कोई डिफिकल्ट पीरियड आता है, ड्रॉडाउन आया या ऐसा कुछ आया आपके कोई भी सिस्टम में, उस टाइम ऐसा लगता है कि यार अभी ये काम नहीं कर रहा, पहले करता था अब नहीं कर रहा है, इसको बंद करते हैं या कुछ और करते हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। हम रिव्यू पीरियड में ट्वीक होता है। अरे कि मेरे जैसे कि एक क्वार्टर में मान लीजिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और दूसरी क्वार्टर में बहुत विप्सो आ गए, तब फिर ट्वीक करते समय समझ में आता है कि अभी जैसे ये 80% का जो हमने बात किया वो उसी में से निकला है कि ये फेज में मुझे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मेरा बना हुआ प्रॉफिट पूरा या तो कम हो गया या तो वाइप आउट हो गया, तो वो हो जाता है। ये मार्केट डायनामिक्स चेंज ही हो रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव मेथड से काम कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ ना कुछ ट्वीक ला सकते हैं। बट इनिशियल जो कोर क्रक्स होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है, उसमें सिर्फ थोड़े थोड़े फिल्टर्स या लेयर्स ऐड होते हैं और सिस्टम और रिफाइन होता जाता है। तो सिस्टम इवॉल्व होते हैं। yes. आप उसको कोर प्रिंसिपल है वो वैसे रहेगा। मतलब ये जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है या पुल बैक स्ट्रेटेजी है या ये, तो वो कंसेप्ट वही रहेगा बेस। पुल बैक स्ट्रेटेजी कब नहीं करनी है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, या कब मार्केट करेक्शन के बाद, जैसे अभी हमने एक रूबरू किया था अप्रैल में, तब मैंने पुल बैक स्ट्रेटेजी पे बात किया था। आज मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे फॉलो थ्रू पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज पुल बैक पे देखने का टाइम नहीं है। अगर कोई अभी भी नीचे ही फंसा हुआ है और पुल बैक ही दे रहा है, उसमें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज सारे स्टॉक्स पुल बैक देने के बाद ये नया हाई बना रहे हैं। तो मार्केट अभी, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, अभी ये हमारा 52 वीक एंड पीरियड का जो स्कैनर है जो हमने स्टॉक्स में देखा था, इसी को अगर मैं यहाँ सेक्टर्स में देखता हूँ, NSE सेक्टर्स, और यहाँ मैं अगर इसको 52 वीक हाई से सारे सेक्टर्स कितने दूर है, या ऑल टाइम हाई वो भी देखेंगे हम कि ऑल टाइम हाई से सेक्टर्स कितने दूर है, तो यहाँ दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर जस्ट मेकिंग अ मींस अ न्यू टॉप। जैसे कि निफ्टी ऑटो है, PSE इंडेक्स है, बैंक इंडेक्स है, जो कि 52 वीक हाई से बहुत नजदीक आ गए हैं। तो जब ये लास्ट टाइम हम देख रहे थे तब काफी 10% का करेक्शन हुआ था, तब हम पुल बैक स्ट्रेटेजी देख रहे थे। अभी इंडाइसेस नया टॉप बना रहे, इसका मतलब जो स्टॉक्स ऑलरेडी रनिंग है वो नए ब्रेकआउट ही देंगे। तो आज पुल बैक की जगह हम वहां फोकस करेंगे जहां
नए नए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, 52 वीक हाई ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो सिमिलरली हम सेक्टर्स की जगह एनएससी सारी इंडाइसेस भी देख सकते हैं कहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है। जैसे कि स्मॉल कैप मिड कैप दिखेगा हमको, जो कि ऑल टाइम हाई के पास है। निफ्टी 500 दिखेगा। तो यहाँ अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये अल्फा 50 मीडिया या इसमें ज्यादा करेक्शन दिख रहा है अभी भी। तो उससे अच्छा मैं यहाँ फोकस करूँ ऑटो में या पीएससी में, बैंक में, जो कि बहुत नजदीक है नए पुराने टॉप को। तो अभी हम जैसे कि एक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं हम, और इसको लॉन्ग टर्म में अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम में जाता हूं इसको, तो अगर हम एक ईयरली पिक्चर जब देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से करेक्शन होने के बाद एक नया टॉप बनाया इंडेक्स ने, फिर से करेक्शन होने के बाद एक नया टॉप बनाया। मतलब कितना भी डीप करेक्शन हो, यहाँ एक स्ट्रक्चरली हमारा जो इकोनॉमी दिख रहा है, ये तो एक बुल मार्केट ही है। तो पुल बैक जब करेक्शन इंडाइसेस करेक्ट करते हैं, तब पुल बैक स्ट्रेटेजीज देखेंगे हम, जहां से हमको संभावना लगता है कि ये होगा। तो उसपे पुल बैक का हमने बात भी किया है कि कैसे सेटअप देखना है। अभी पुल बैक देखने की बजाय अभी यहाँ देखो, ये तो ऑलमोस्ट पिछला टॉप के पास आ गया है प्राइस, ये नया टॉप बना सकता है। तो हर साल देखिए, पिछला साल ने नया जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने पिछले साल का टॉप तोड़ के एक नया टॉप बनाया है। सही बात। तो ये ऐसा अभी भी हो सकता है ना। और ये अगर नया टॉप बनाता है तो वो जो लीडर्स है जो आज ब्रेकआउट दे रहे हैं ऑल टाइम के पास, तो उनमें ट्रेड करना मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जो आपके सेक्टर के चार्ट में है, जैसे ऑटो ऑलमोस्ट वो दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास। करेक्ट। तो आप इसमें पिक देखोगे कोई? यस, इसमें फिर मैं वही देखूंगा कि अगर यहाँ जाऊंगा मैं और फिर ऑटो सेगमेंट देखूंगा, तो ऑटो सेगमेंट के मुझे कहीं तो पुल बैक मिल जाएंगे डबल टॉप के लिए, अभी मोमेंटम स्ट्रेटेजी के लिए। तो टाटा मोटर्स और टीवीएस मेरा हमेशा ट्वीट भी रहता है और मैं ट्रेड भी करता हूँ। तो यहाँ अगर मैं परसेंटेज में जब शॉर्ट करता हूँ तो बजाज, मारुति, टाटा, टीवीएस, यही एमआरएफ अभी देखिए ये यहाँ दिख रहा है नजदीक में। अगर हम इसको सच में चार्ट देखें तो ये मेरा मोमेंटम 0.25% का बॉक्स वैल्यू है। तो यहाँ मुझे कितना अच्छा एबीसी पैटर्न दिख रहा है। अभी इसमें मुझे फर्स्ट काउंट भी मेरा टारगेट हो सकता है। तो डबल टॉप बाय हो गया तो मेरा एटीआर परसेंटेज के हिसाब से या डबल बॉटम सेल के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस लगता है तो आई कैन इवेल्युएट व्हाट इज माय रिस्क, व्हाट कैन बी माय प्रोस्पेक्टिव टारगेट। अब ये कॉलम बड़ा है तो आप फर्स्ट टारगेट, या ये कॉलम मतलब 20-25 से ज्यादा है तो फर्स्ट टारगेट मेरे को ज्यादा मुनासिब लगेगा मोमेंटम में ये करने के लिए। उसके ऊपर जब नया ब्रेकआउट आएगा तो मैं काउंट क्लस्टर भी रहेगा, तो सेकंड टारगेट क्लस्टर वाला है और उसके साथ कोई दूसरे कॉलम का फर्स्ट काउंट भी वही कोरिलेट करता है, तो हम उस समय वो ब्रेकआउट के लिए वो रिफर करेंगे। तो ऐसा ब्रेकआउट हम अभी ये देखिए, ये प्रोबेबल डबल टॉप बाय मुझे स्कैनर से पता चला है। और मुझे पता है कि अभी यहाँ अगर मैं यही स्कैनर में 52 वीक की जगह ईयरली जाता हूं मैं, और मैं यहाँ लास्ट 10 कैंडल्स देख रहा हूँ, सेम सिमिलर ही रिजल्ट आएगा। मतलब ये ऑलमोस्ट लास्ट 10 कैंडल्स मतलब ये एटीएच ही दिखाता है। तो अगर ये मुझे दिख रहा है कि लास्ट 10 इयर्स के प्राइस रेंज में ये ऑलमोस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट में ही मतलब 3% या 4% 2% का ही पुल बैक है, तो इसमें नया डबल टॉप लेना चाहिए। I don't think anybody is trapped in such type of stocks. Whoever has bought at any level. और अगर फिर स्टॉप लॉस बजा तो भी आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है। वो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस। तो ट्रेड पॉइंट एंड फिगर की खासियत है ही कि ट्रेड लेने से पहले मुझे मेरा रिस्क पता है, 2.5%, 2%, 3% जो भी है, अफोर्डेबल है तो लेंगे, नहीं है तो। और इसमें आपने कभी बोला था बैंकर कॉलम फॉलो थ्रू, मतलब खास करके 1% में आप ये फॉलो करते हो, तो उसमें आप रिस्क कम देखते हो स्टार्टिंग में? यस, एक सुपर पैटर्न जो हमारा है 1% में मुझे वो बहुत अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए। सुपर पैटर्न इटसेल्फ, उसकी जो कंडीशंस है, जैसे कि एक पहले डबल टॉप होना चाहिए, मतलब वो बुलिश पैटर्न है। डबल टॉप के बाद 10x होने चाहिए, मतलब ब्रेकआउट के बाद प्राइस अच्छी खासी ट्रेंड में है, मोमेंटम में है। फिर पुलबैक 4 ही ओ होना चाहिए। पुलबैक ओ 4 से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब वीकनेस है सेलिंग में, या प्रेशर नहीं है सेलिंग का, या अभी भी बुल्स ही स्ट्रांग है क्योंकि वो प्राइस को ज्यादा गिरने नहीं दे रहे। और उसके बाद एक नया डबल टॉप आता है। तो ये पैटर्न इटसेल्फ ही कितना अच्छा है कि एक लो रिस्क ट्रेड में मुझे ऐसी जगह बिठा रहा है। जैसे कि सुपर पैटर्न मेरे लिए कैसा है कि जैसे कि कोई बस स्टेशन से निकली है और पूरा सिटी घूम के हाईवे पर आई है अभी, और हम वहां से बस में बैठ के
निकल रहे हैं, तो हाईवे से मुझे लगता है स्पीड पकड़ लेती है, तो एक अच्छा खासा सुपर पैटर्न का एक रेपुटेशन है, या एबीसी बन रहा है वहां, जैसे कि 1% में एबीसी, और एबीसी ब्रेकआउट ही आ रहा है आपका 4-5% का रिस्क में, तो 1% में हम कैश करते हैं तो 5-6% का तो रिस्क रखना चाहिए। तो ऐसे पैटर्न्स, एबीसी पैटर्न्स, एंकर फॉलो थ्रू, हर बार सुपर पैटर्न नहीं होगा, अभी 5 ओ हो गए तो वो एंकर फॉलो थ्रू हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से इन चीजों को प्रैक्टिस किया है, तो उनका थोड़ा पैटर्न और इस पे कमांड भी अच्छा है। लेकिन इन जनरल मतलब एंकर कॉलम मतलब एक लंबा कॉलम ऑफ एक्स जहां पे ऑलरेडी ट्रेंड या डिमांड है और उसके बाद का फॉलो थ्रू पैटर्न। तो ठीक है, हमने वैसे तो काफी डिस्कशन किया। अब एक लास्ट और एक वैसे बिल्कुल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट इन जनरल मैंने आपको देखा है, क्योंकि इतने टाइम मैंने आपसे इंटरेक्शन किया ना, आपका अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहता है। आप मतलब इन जनरल यू आर काइंड ऑफ वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। कभी मैंने आपको नहीं देखा कि आप कंप्लेनिंग या क्रिप करते हो या ये अच्छा नहीं है वो। तो ये अप्रोच कैसे बिल्ड हुआ है? नहीं, वो मतलब अभी देखो, लाइफ में रिकॉग्नाइज करना अच्छी चीजों को, सब प्रॉब्लम्स तो मेरे पास भी फेरारी नहीं है, मेरे पास भी BMW नहीं है, पर मेरे पास एक पोलो है जो मैं बहुत खुशी से चलाता हूँ। तो अभी जो चीज है उसको रिकॉग्नाइज करो। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, साफ सुथरा सामने पानी रखा है पीने के लिए, कोई एसी चल रहा है, इतना अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में हम बैठे हैं, वरना लोगों को नीचे धूप में काम करना पड़ रहा है। तो वो जो अच्छी चीजें लाइफ में जो है हमारे पास, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगा, तो उसका आनंद भी आएगा, तो वो फिर हमारे बिहेवियर में भी आएगा, और फिर अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, और उनके जुड़ने से ही हमारा अच्छा होता है। मतलब ये है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस। सो इसमें फिर अच्छे अच्छे दोस्त बन गए, सारे यहाँ अच्छे टीम मेंबर्स है, मेंटर्स है, तो इनसे तो फायदा ही हुआ है। ये मैंने पूछा इसके लिए क्योंकि समहाउ मैंने ये नोटिस किया है कि एक पॉजिटिव अप्रोच का ट्रेडिंग से लेना देना है। मतलब अगर आप उस तरह से काम करते हो ना, समहाउ दैट हेल्प्स यू इन सम वे। तो काफी अच्छा सीखने को मिला है। देखिए, आप कुछ चीजें सबको पता होती है। मैंने जैसे कहता हूँ ना, आजकल सोशल मीडिया पे ज्ञान तो सबके पास है, एग्जीक्यूशन इज की। अभी जैसे अगर आप इनकी जर्नी से ही सीखो, आप कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं, समहाउ उनको पहले से ही ना प्रोसेस का इंपॉर्टेंस पे कन्विक्शन था, तो वो शुरू से ही उन चीजों पे ज्यादा जुड़ गए, मतलब प्रोसेस रिलेटेड, ऑब्जेक्टिविटी रिलेटेड। और ये सबसे एक्चुअली ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट सक्सेस अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। इन्होंने जब स्टार्ट किया तो कम कैपिटल से पहले सिस्टम्स को प्रैक्टिस किया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंक्रीज किया। इससे कन्विक्शन आता है और वो ट्रेड लॉग्स मेंटेन करते हैं, जिससे और कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस रहता है कि मतलब आपका कभी थोड़ा सा सिस्टम में ड्रॉडाउन भी है, कभी आपका पोजीशन में बने रह सकते हो अगर थोड़ा पुल बैक भी है। ये सब जो कन्विक्शन है, ये इनको ये प्रैक्टिस करके आया है। ऐसा नहीं आप लोगों को पता नहीं होगा कि जर्नल नहीं मेंटेन करना चाहिए या ट्रेड प्लान होता है, ये सब नहीं करना चाहिए, सब आपको पता नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन आपके सामने एक एग्जांपल है कि ये सब एग्जीक्यूट करके सक्सेस और कंसिस्टेंट सक्सेस मार्केट में हम ले सकते हैं। तो आप इसको इंस्पायरिंग जर्नी की तरह देख सकते हो, बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए। आगे वीडियोस में और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये सब शेयर किया हम सबके साथ। थैंक यू।